बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम सेकेंड ईयर की बुक 2 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और उसका नाम है द डाइंग सन। सर जेम्स जीन्स ने बड़ी खूबसूरती से काफी सारी बातें इस एक चैप्टर में डिस्क्राइब कर दी हैं और उन काफी सारी बातों में से जो पहली चीज वो डिस्क्राइब कर रहे हैं वो है हाउ मेनी स्टार्स आर देयर, यानी वो नंबर ऑफ स्टार्स का एक अंदाजा हमें बता रहे हैं कि हमारे आसमान में जो टोटल सितारे हैं उनकी तादाद कितनी हो सकती है। इसके अलावा वो हमें साइज ऑफ स्टार्स के बारे में बता रहे हैं, ये स्टार्स का साइज कितना हो सकता है। फिर वो हमें बताते हैं कि हाउ आर अर्थ केम इनटू बीइंग, हमारी जमीन कैसे वजूद में आई, कैसे बनी। और इसके बाद वो डिफरेंट स्टार्स की, प्लैनेट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं जो कि हमारे सोलर सिस्टम के अंदर पाए जाते हैं। तो ये चार चीजें हैं जिनको इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। और पहले हम इस चैप्टर की ट्रांसलेशन देखेंगे। तो आपने अपनी बुक्स को मेरे साथ ओपन कर लेना है, जैसे जैसे मैं पढ़ती जाऊँ आपने वर्ड से सुनते जाना है, मैंने इसको मार्क कर भेजना है। स्टूडेंट्स, ये आपकी इंग्लिश की बुक 2 है जिसका हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर मैंने आपको द डाइंग सन बताया और इसके पहले एक दो पैराग्राफ्स के वर्ड्स जिनके मीनिंग्स आपने याद करने, यानी सिनोनिम्स आपने याद करने हैं, वो आपके सामने लिखे हुए हैं। यहाँ से देखकर आपने अपने पास नोट आउट कर लेने हैं और बाकी के मैं आपको बताती जाऊंगी, आपने तब साथ साथ नोट करने हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स आपको इंग्लिश इसलिए मुश्किल लगती है, आप रट्टा लगाते हैं। अगर रट्टा नहीं लगाएंगे, जैसे मैं पढ़ूंगी वैसे आप पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह ताला आपको इंग्लिश मुश्किल नहीं लगेगी, आपकी प्रिपरेशन 100% हो जाएगी। जिनका पैराग्राफ नंबर 1 स्टार्ट कर रही हूँ मैं। A few stars are known, कुछ सितारे जाने जाते हैं, which are hardly bigger than the earth, जो कि बामुश्किल जमीन से बड़े हैं। But most of them are so large, लेकिन उनमें से ज्यादातर इतने बड़े हैं that hundreds of thousands of earths could be packed inside each, कि उनमें से हर एक के अंदर हजारों जमीनें समा सकती हैं and leave room to spare, और कुछ फालतू जगह भी बच जाएगी। Here and there, इधर और उधर, we find an immense star। अब इमेंस वर्ड का मतलब होता है लार्ज, ह्यूज, बहुत बड़ा। हमें एक बहुत बड़ा सितारा मिलता है, लार्ज इनफ टू कंटेन मिलियन एंड मिलियंस ऑफ अर्थ, जिसमें लाखों जमीनें समा सकती हैं। स्टूडेंट्स, आप इन 2-3 लाइंस का मैं आपको तर्जुमा दोबारा से बता रही हूँ, आपने फोकस करना है, आपको साइज ऑफ स्टार्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है। जैसे कि मैंने कहा था कि यहाँ हम साइज ऑफ स्टार्स की बात करेंगे। नंबर, ऐसे कुछ सितारे हैं जो जमीन से बामुश्किल बड़े हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर इतने बड़े हैं कि उनमें हजारों जमीनें समा सकती हैं और फिर भी उनमें कुछ फालतू जगह बच जाएगी। इधर और उधर हमें एक इतना बड़ा सितारा मिला जिसमें लाखों जमीनें समा सकती हैं। यानी आपसे कह रहे हैं कि कुछ सितारे हैं जो जमीन से थोड़े बड़े हैं, बाकी के तमाम सितारे जमीन से बहुत बड़े हैं और उनके अंदर हजारों जमीनें अगर रख दी जाए तो कुछ फालतू जगह बचेगी। लेकिन एक ऐसा सितारा है कि जिसमें हजारों नहीं लाखों जमीनें समा सकती हैं। यानी हमें साइज ऑफ स्टार्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं सर जेम्स जीन्स इन 2 लाइंस में। फिर आपकी नेक्स्ट लाइन है एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टार्स, और स्टूडेंट्स फोकस करें, नंबर ऑफ स्टार्स की बात करें जिसको हमने कहा था कि एक्सप्लेन करेगा। कहते हैं एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टार्स, और सितारों की कुल तादाद इन द यूनिवर्स, कायनात में, इज प्रोबेबली, शायद है, समथिंग लाइक द टोटल नंबर ऑफ ग्रेन्स ऑफ सैंड, शायद बराबर है रेत के तमाम जर्रों के। और ये रेत के कौन से जर्रे हैं? ऑन ऑल द सी शोर्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के तमाम समुद्री साहिलों पर पाए जाने वाले रेत के जर्रों के बराबर सितारे हैं। अब इस पूरी लाइन को अगर हम एक्सप्लेन करते हैं, गालिबन कायनात में पाए जाने वाले कुल सितारों की तादाद दुनिया में पाए जाने वाले तमाम समुद्री साहिलों पर मौजूद कुल रेत के जर्रात के बराबर है। यानी आपको कंपेयर करके दे रहा है सितारों की तादाद को समंदरों के साहिलों पर मौजूद रेत के जर्रात की तादाद से। लेकिन स्टूडेंट्स, एक या दो साहिलों की बात नहीं कर रहा, वो सिर्फ पाकिस्तान के साहिलों की बात नहीं कर रहा, वो कहते हैं कि दुनिया में जितने साहिल हैं उन सबके जर्रात को एक जगह इकट्ठा कर ले, रेत के जो जर्रात हैं उनकी तादाद को अगर काउंट कर लिया जाए तो वो तादाद सितारों की तादाद के बराबर हो सकती है। इसके आगे हमें बताता है सच इज द लिटिलनेस ऑफ आवर होम, ऐसा ही छोटापन है ऑफ आवर होम, हमारे घर का, इन स्पेस, खला में, व्हेन मेजर्ड अप अगेंस्ट द टोटल सब्सटेंस ऑफ द यूनिवर्स, जब इसको मापा जाता है कायनात के मजमूई मादा के मुकाबले में। स्टूडेंट्स, इस लाइन का तर्जुमा बनेगा
ऐसा ही हमारे घर यानी जमीन का छोटापन है जब हम इसको कायनात के मजमूई मादे के मुकाबले में नापते हैं। कहने का मकसद ये है कि जिस तरह उसने रेत के जर्रात की एग्जांपल दी, कहते रेत के जर्रात में से अगर एक जर्रा निकाल लूं और उस जर्रे को जमीन कह दूं और वो जर्रा उन तमाम साहिलों के रेत के जर्रात में से कितना छोटा हिस्सा होगा। बिल्कुल ऐसे ही हमारी जमीन कायनात के अंदर इतना छोटा सा हिस्सा है, इसलिए वो कह रहे हैं सच इज द लिटलनेस, ऐसा ही छोटापन है ऑफ आवर होम, हमारे घर का। और हमारा घर कौन है? हमारा घर जमीन है, इसलिए वो जमीन को कंपेयर कर रहा है पूरी कायनात के साथ। स्टूडेंट्स, पैराग्राफ नंबर 2 है दीज मिलियंस ऑफ स्टार्स आर वॉन्डरिंग अबाउट इन स्पेस। कहते हैं कि लाखों सितारे खला में इधर उधर घूम रहे हैं। वॉन्डरिंग घूमना, मूव अराउंड इसका मीनिंग है, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ तो आपने खुद लिख लेना है वॉन्डरिंग मूव अराउंड। अ फ्यू फॉर्म ग्रुप्स, कुछ गिरोह बना लेते हैं, विच जर्नी इन कंपनी, जो कि एक साथ सफर करते हैं। यानी कुछ सितारे गिरोह बना लेते हैं और फिर वो एक साथ सफर करते हैं, बट मोस्ट ऑफ देम ट्रेवल अलोन, लेकिन उनमें से ज्यादातर अकेले ही सफर करते हैं। एंड दे ट्रेवल थ्रू आवर यूनिवर्स, और वो एक ऐसी कायनात में से सफर करते हैं सो इमेंस, जो कि इतनी बड़ी है, इतनी ह्यूज है, इतनी लार्ज है, दैट इट इज वेरी वेरी रेयर इवेंट, कि ये बहुत शाज़ो नाज़िर वाक्य होगा। कौन सा वाक्य शाज़ो नाज़िर? शाज़ो नाज़िर से मुराद है कभी कभार होने वाला वाक्य, और ये कभी कभार होने वाला वाक्य ये है इंडीड फॉर वन स्टार टू कम एनीवेयर नियर टू एन अदर। ये बहुत ही शाज़ो नाज़िर होने वाला वाक्य है कि एक सितारा किसी दूसरे सितारे के करीब आ जाए। आगे चले लिखा हुआ है फॉर द मोस्ट पार्ट ईच स्टार मेक्स इट्स वॉयज। कहते हर सितारा अपने सफर का एक बड़ा हिस्सा इन कंप्लीट लोनलीनेस तय करता है, मुकम्मल अलहदगी में, मुकम्मल तन्हाई में, मुकम्मल अकेलेपन में। लोनलीनेस तन्हाई को कहा जाता है। लाइक अ शिप, और अब इस सितारे को रिलेट कर रहा है, दोबारा से एग्जांपल दे रहा है, और किस चीज से रिलेट कर रहा है, किस चीज से इसका मुवाजना कर रहे हैं? एक शिप से। शिप होता है कि आकाश समंदर में जो जहाज होते हैं जिनको हम बहरी जहाज कहते हैं। कहते लाइक अ शिप, एक जहाज की तरह, ऑन एन एम्प्टी ओशन, खाली समंदर के अंदर। कहते सितारा अपने सफर का ज्यादातर हिस्सा एक बहरी जहाज की तरह, जो कि खाली समंदर में जा रहा हो, उसकी तरह अपना सफर तन्हाई से जारी रखता है, या तन्हाई में तय करता है। जरा आगे चले तो इन अ स्केल मॉडल, अब आपको एक और एग्जांपल दे रहा है, एक और मॉडल बना रहा है, और ये मॉडल भी शिप्स का बना रहा है। कहते हैं इन अ स्केल मॉडल, अगर एक मॉडल बना लिया जाए इन विच द स्टार्स आर शिप्स, जिसमें हम स्टार्स को शिप्स यानी जहाज फर्ज कर लें, द एवरेज शिप विल बी वेल ओवर अ मिलियन माइल्स। कहते हैं एक नॉर्मल शिप, एक नॉर्मल जहाज will be well over a million miles, लाखों मील के फासले पर होगा, from its nearest neighbor, अपने करीबी तरीन हमसाये से लाखों मील के फासले पर होगा। दो लाइंस को एक्सप्लेन कर रही हूँ। कहते हैं कि अगर हम इन तमाम सितारों को जहाज समझ रहे हैं, बहरी जहाज, और उन बहरी जहाजों में से दो जहाजों को अगर हम देखें तो इन दो करीब तरीन पाए जाने वाले जो जहाज हैं उनका फासला बता रहे हैं कि वो लाखों मील होगा। यानी वो चाहे करीब तरीन तो हैं, लेकिन उनके दरमियान में फिर भी बहुत बड़ा डिस्टेंस है। जहाज समझ रहे हैं, बहरी जहाज, और उन बहरी जहाजों में से दो जहाजों को अगर हम देखें तो इन दो करीब तरीन पाए जाने वाले जो जहाज हैं उनका फासला बता रहे हैं कि वो लाखों मील होगा। यानी वो चाहे करीब तरीन तो हैं, लेकिन उनके दरमियान में फिर भी बहुत बड़ा डिस्टेंस है। फिर स्टूडेंट्स उससे आगे चले तो कहते हैं फ्रॉम दिस, अब कहते हैं इस दिए गए मॉडल से, इस एग्जांपल से, फ्रॉम दिस, इससे इट इज इजी, ये आसान है टू अंडरस्टैंड, समझना, व्हाई अ स्टार सेल्डम फाइंड्स, क्यों कभी कभार कोई सितारा पाता है, एन अदर एनीवेयर नियर इट, किसी दूसरे सितारे को अपने करीब। कहता है कि इस मिसाल की मदद से या इससे ये समझना आसान है कि क्यों कोई सितारा कभी कभार शाज़ो नादिर अपने करीब किसी दूसरे सितारे को पाता है। यानी आपसे ये कह रहा है कि सितारे कभी भी करीब नहीं आते, जैसे उसने पीछे बताया। अब कहते हैं वजह यही है कि उन सितारों के दरमियान में मील, लाखों मील का फासला है, इस वजह से सितारे कभी एक दूसरे के करीब नहीं आते। नेक्स्ट पैराग्राफ, पैराग्राफ नंबर 3 है वी बिलीव हाउएवर। अच्छा, इस पैराग्राफ के मीनिंग्स आप लिख लें। वॉन्डरिंग का मीनिंग मैंने आपको बता दिया, इसी फर्स्ट लाइन में। फॉर्म है, मेक कहते हैं, ग्रुप्स कहते हैं क्लस्टर को, बहुत सारे लोगों का एक साथ जमा होना। कंपनी, कंपनी कहते हैं दो एक साथ चलने को, तो आप ग्रुप लिख लीजिएगा इसका। थर्ड लाइन में लिखा हुआ है रेयर, रेयर का मतलब होता है कभी कभार, शाज़ो नादिर उर्दू में, इंग्लिश में आपने लिखना है सेल्डम।
अच्छा, उसके आगे चलें तो फोर्थ लाइन में वॉयज लिखा हुआ है। वॉयज कहते हैं बहरी सफर को, तो आपने लिख लेना है ट्रैवल, सफर, ठीक है। एवरेज लिखा हुआ है, एवरेज को आपने नॉर्मल लिख लेना है। एम्प्टी लिखा हुआ है खाली, जिसको आपने स्पेयर SPARE लिख लेना है। सेल्डम लिखा हुआ है लास्ट लाइन में, जिसको आपने रेयर लिख लेना है। ये आपने इसलिए लिखने हैं क्योंकि ये सिनोनिम्स में आएंगे, इसलिए आपने इनको साथ साथ याद करते जाना है। पैराग्राफ नंबर 3 है स्टूडेंट्स, वी बिलीव हाउएवर, अलबत्ता हमें यकीन है। बिलीव का मीनिंग लिख लें एक्सेप्ट, हम मानते हैं, हमें यकीन है। दैट सम 2000 मिलियन ईयर्स अगो, कहते हैं कोई 2 अरब साल पहले की बात है। दिस रेयर इवेंट टुक प्लेस, वो जो कह रहा था ना शाज़ो नादिर ही होता है कि 2 सितारे करीब आ जाए, तो कहते हैं 2 अरब साल पहले हम मानते हैं कि इस तरह का शाज़ो नादिर वाकई पेश आया था। एंड दैट एन अदर स्टार, और कोई दूसरा सितारा वॉन्डरिंग ब्लाइंडली, अंधाधुंध घूमते हुए थ्रू स्पेस, खला में से, हैपन टू कम नियर द सन, वो सूरज के करीब आ गया था, सूरज के करीब पाया गया था, सूरज के करीब देखा गया था। अब ब्लाइंडली वर्ड आया है जिसको अंधाधुंध कहते हैं, आपने इसको रैंडम मीनिंग लिख लेना इसका। स्टूडेंट्स, इसके बाद आपके पास लाइन आ रही है जस्ट एज द सन एंड मून, कहते बिल्कुल वैसे ही जैसे सूरज और चांद, रेज टाइड्स ऑन द अर्थ, जैसे मद्दो जजर, टाइड्स मद्दो जजर को कहते हैं, और मद्दो जजर पैदा करते हैं ऑन द अर्थ, जमीन पर। मद्दो जजर का मतलब है लहरें, डिस्टरबेंस, पानी के अंदर हाथ मारे उसके बाद जो पानी में डिस्टरबेंस आती है, आप उसको टाइड समझ रहे, ठीक है। कहते हैं कि जैसे सूरज और चांद जमीन पर मद्दो जजर पैदा करते हैं, सो दिस सेकंड स्टार मस्ट हैव रेज्ड, बिल्कुल ऐसे ही इस दूसरे सितारे ने मद्दो जजर पैदा किया होगा, और कहाँ पैदा किया होगा? टाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द सन, उसने मद्दो जजर पैदा किया होगा सूरज की सतह पर। बट दे वुड बी वेरी डिफरेंट, लेकिन ये मद्दो जजर बहुत मुख्तलिफ होगा फ्रॉम द लिटिल टाइड्स, छोटी छोटी लहरों से, विच द स्मॉल मैस ऑफ द मून रेसेस, जो कि पैदा किया जाता है चांद के छोटे मास की वजह से, हजम की वजह से, इन और ओशंस, हमारे समंदरों में, एन इमेंस टाइडल वेव, एक शदीद मद्दो जजर की लहर, मस्ट हैव ट्रेवल्ड, उसने सफर किया होगा, ओवर द सरफेस ऑफ द सन, उसने सफर किया होगा या वो पहुंची होगी या वो टकराई होगी, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सन, सूरज की सतह से, एट लास्ट, और आखिरकार, फॉर्मिंग अ माउंटेन, आखिरकार उसने एक पहाड़ बना दिया होगा, सो हाई, जो कि इतना बड़ा होगा, इतना बुलंद होगा, दैट वी कैन हार्डली इमेजिन इट, कि हम इसको बामुश्किल ही तस्वुर कर पाए, हम इसको मुश्किल से ख्यालात में ला पाए। अब ये जो पूरी कहानी को सुना रहे हैं ना स्टूडेंट्स, वो कह रहे हैं कि वो जो सितारा है जो सूरज के करीब आ गया था, उसने सूरज में डिस्टरबेंस पैदा की, और वो डिस्टरबेंस इतनी बड़ी हो गई कि जैसे कोई बड़ा बुलंद पहाड़ हो। आपने मूवीज में अक्सर देखा होगा कि जब लहरें आती हैं समंदर में तो वो बहुत ऊंची उठकर आती हैं, ऐसे लग रहा होता है कि समंदर में कोई पहाड़ खड़ा हो गया। बिल्कुल वैसे ही वो कह रहा है कि सूरज की सतह पर एक पहाड़ बन गया होगा, जो कि काफी बुलंद पहाड़ होगा, और इतना बुलंद होगा कि हम उसको तस्वुर ही ना कर पाए। आगे चल रहे हैं तो कहता है कि एज द कॉज ऑफ द डिस्टर्बेंस, जैसे ही इस खलल की वजह, इस डिस्टर्बेंस की वजह, इस मद्दो जज़र की वजह के नियर एंड नियर, करीब से करीब तर आई होगी, द माउंटेन वुड राइज हायर एंड हायर, और वो पहाड़ बुलंद से बुलंद तर हो गया होगा। एंड बिफोर द सेकंड स्टार बिगैन टू मूव अवे अगेन, और कहते हैं इससे पहले कि वो सितारा दोबारा दूर जाता, वो जो पहले करीब आया, जैसे मद्दो जैसे पैदा किया, अब जबकि वो वापस जा रहे हैं तो वापस जाने से पहले क्या हुआ? इट्स टाइटल पुल, इसकी मद्दो जजर की कशिश, इसकी वो ताकत, हैड बिकम सो पावरफुल, वो इतनी ताकतवर हो गई, दैट दिस माउंटेन वाज टॉर्न इनटू पीसेस, कहते कि ये जो पहाड़ बना हुआ था ये छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया, छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम हो गया, छोटे छोटे टुकड़ों में बदल गया। एंड फ्यू ऑफ स्मॉल पार्ट्स ऑफ इटसेल्फ इनटू द स्पेस, और इस पहाड़ ने अपने छोटे छोटे से टुकड़े स्पेस में यानी खिला में फेंक दिए, बिखेर दिए। These small pieces have been going around the sun ever since, और कहते हैं ये छोटे टुकड़े अभी तक सूरज के इर्द गिर्द घूमते हैं। They are the planets, ये सियारे हैं, great and small, बड़े और छोटे, of which our earth is one, जिनमें से एक हमारी जमीन है। ये सियारे हैं छोटे और बड़े, जिनमें से एक हमारी जमीन है। और फिर नेक्स्ट पैराग्राफ से पहले मैं आपको कुछ मीनिंग्स मार्क करवा देती हूँ। स्टूडेंट्स, ब्लाइंडली का मैंने आपको कहा था रैंडम लिख लें, रेस का थर्ड लाइन में है रेस, उसका बिल्ड लिख लें। फोर्थ लाइन का फर्स्ट वर्ड है टाइड्स, जिसका हमने लिखना है करंट। टाइड्स मैंने बताया मद्दो जज़र, डिस्टरबेंस, वो जो पानी के अंदर हो रहे हैं। करंट लिख लें, लहरों को कहते हैं। इसके बाद सरफेस है, सरफेस कहते हैं सरफेस, सतह को, तो सूरज की एक्सटीरियर साइड, बैरूनी साइड, सतह।
उसके आगे चलें तो मीनिंग लिखना है आपने मैस का, मैस ये 5th लाइन में आई थिंक, मैस ऑफ द मून, तो आपने मैस को बॉडी लिख लें या पीस लिख लें, कुछ भी लिख लें दोनों में से। इसके नीचे चलें तो डिस्टरबेंस लिखा हुआ है, डिस्टरबेंस कॉन्फ्यूजन को कहते हैं। फिर इमेजिन लिखा हुआ है, इमेजिन तसव्वुर करना को कहते हैं, ख्याल करना को कहते हैं, सोचना को कहते हैं। थिंक मीनिंग लिख लें इसका। इसके बाद स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट कर रहे हैं। द सन एंड द अदर स्टार्स, सूरज और दूसरे सितारे, वी सी इन द स्काई, जिनको हम आसमान में देखते हैं, आर ऑल एक्सट्रीमली हॉट, ये बहुत गर्म है, शदीद गर्म है, फॉर टू हॉट, इंतहाई गर्म, फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट ऑन देम, और इतने गर्म है कि उन पर जिंदगी का वजूद नहीं पाया जाता। सो ऐसे ही ऑल्सो नो डाउट, कोई शक नहीं है, वर द पीसेस ऑफ द सन, सूरज के टुकड़े थे, when they were first thrown off, कहते बिल्कुल ऐसे ही इतने ही गर्म सूरज के वो टुकड़े थे जो शुरू में गिराए गए थे, बिखेरे गए थे, फेंके गए थे, जिनको अब हम प्लैनेट्स का नाम दे रहे हैं। वो टुकड़े वो जो माउंटेन टूटा था, सही है, वो वाले। अच्छा फिर आगे चले तो कहते हैं ग्रेजुअली, तरतीब से, बदतरीज, आहिस्ता आहिस्ता, दे बिकेम कूलर, वो ठंडे हो गए, until now, अब तक दे हैव वेरी लिटिल हीट ऑफ देयर ओन लेफ्ट, आहिस्ता आहिस्ता या बदतरीज वो ठंडे होते गए और अब उनकी अपनी हरारत बहुत कम बची हुई है। देयर वार्मथ कमिंग ऑलमोस्ट इंटायरली फ्रॉम द रेडिएशन, और उनकी हरारत कहाँ से आ रही है? ऑलमोस्ट इंटायरली, उनकी हरारत तकरीबन मुकम्मल तौर पर आ रही है फ्रॉम द रेडिएशन, शुआओं से, विच द सन पोर्स डाउन ऑन देम, जो कि सूरज उन पर शुआएं डालता है, उनसे उसकी हरारत आ रही है। इन कोर्स ऑफ टाइम, कहते हैं वक्त गुजरने के साथ साथ, वन ऑफ दीज कूलिंग पीसेस, इन ठंडे होने वाले टुकड़ों में से एक ने, गेव बर्थ टू लाइफ, जिंदगी को वजूद में लाया, जिंदगी पैदा की। वी डोंट नो हाउ, हमें नहीं पता कैसे, व्हेन, कब, और व्हाई दिस हैपेंड, हमें नहीं पता ये कब, कैसे और क्यों नमूदार हुआ, क्यों पेश आया, क्यों हुआ। इट स्टार्टेड इन सिंपल ऑर्गेनिजम्स, ये बहुत सादा जानदार से शुरू हुई, हुज लिविंग पार्ट कंसिस्टेड चीफली, कहते हैं कुव्वते हयात पाई जाती है, चीफली इन देयर बीइंग एबल टू रिप्रोड्यूस, मुकम्मल तौर पर उनकी कुव्वते हयात पाई जाती है किस चीज में? बीइंग एबल टू रिप्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस करना, नस्ल कशी के काबिल होना, बच्चे पैदा करना, उसमें पाई जाती है themselves बिफोर डाइंग, मरने से पहले। यानी कहते हैं वो जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स थे जिनसे लाइफ स्टार्ट हुई, उनकी कुव्वते हयात के मरने से पहले नस्ल कशी के काबिल होने पर मुश्तमिल थी। अच्छा उससे आगे चलिए तो कहता है कि बट दीज हम्बल बिगिनिंग्स, लेकिन ये मामूली सी शुरुआत, केम अ स्ट्रीम ऑफ लाइफ, जिंदगी की शुरुआत बनी, विच ग्रोइंग एवर मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स, जो कि मजीद से मजीद पेचीदा होती गई, हैज इन द एंड प्रोड्यूस्ड बीइंग्स, और कहते आखिर में इसने पैदा कर दिया बीइंग्स, अनवार जिंदगी को, इस तरह के जानदारों को, whose lives are largely centered, जिनकी जिंदगियां मुकम्मल तौर पर घूमती हैं, इन देयर फीलिंग्स, उनके एहसासात में, एंड एम्बिशंस, और उनकी ख्वाहिशात, देयर सेंस ऑफ ब्यूटी, और उनका ज़ौक़े जमालियात, खूबसूरती जिसको हम कहते हैं, एंड द रिलीजन, और उनका मजहब, इन विच लाई देयर हाईएस्ट होप्स, जिनमें उनकी सबसे बड़ी उम्मीद पाई जाती है, एंड द नोबलेस्ट डिजायर्स, और मुकद्दस तरीन और नेक ख्वाहिशात पाई जाती है। राइटर आपसे ये कह रहा है कि ये जो हमारा एक सियारा है जिसको हम जमीन कहते हैं, इस पर जिंदगी शुरू हुई, जानदार चीजें हैं, ठीक है, लेकिन वो जो जानदार चीजें थी वो बहुत सिंपल थी। जिन बच्चों ने बायो पढ़ी है उनको पता होगा कि वो एक बैक्टीरिया था। बैक्टीरिया इंसान जैसा नहीं होता, इवन कि वो इतना छोटा होता है कि नजर ही नहीं आता, और कहते हैं कि फिर वो जो छोटा जानदार था वो मुख्तलिफ शेप्स लेता गया, मुख्तलिफ शक्लें लेता गया, और आखिरकार वो एक ऐसे जानदार में बदल गया, तब्दील हो गया। और वो जानदार जिसमें वो तब्दील हुआ है, उसकी जिंदगी 4 चीजों के गिर्द घूमती है। कहते पहली चीज उसकी अपनी ख्वाहिशात के गिर्द घूमती है, दूसरी चीज के वो खूबसूरती के पीछे है, उसके इर्द गिर्द उसकी जिंदगी घूमती है, तीसरी चीज वो कहते हैं रिलीजन, उसके मजहब के इर्द गिर्द उसकी लाइफ जो है वो घूमती है, और चौथी चीज वो बता रहा है कि उसकी फीलिंग्स यानी एहसासात के इर्द गिर्द घूमती है। और ये चारों कैरेक्टरिस्टिक्स ह्यूमंस में पाई जाती हैं, यानी वो जो सिंपल लाइफ थी वो किस चीज में कन्वर्ट हो चुकी है? ह्यूमंस में। अगले पैराग्राफ में यही बताएगा वो, कहते ऑल्दो वी कैन नॉट स्पीक, अगरचे हम नहीं बोल सकते, नहीं कह सकते, विद एनी सर्टेनिटी, यकीन के साथ अगरचे हम नहीं कह सकते, इट सीम्स मोस्ट लाइकली दैट द ह्यूमन रेस केम इनटू एग्जिस्टेंस, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि जैसे जानदार वजूद में आ गए, इन सम सच वे एज दिस, बिल्कुल इसी तरीके से जैसा कि ये बताया गया है। फिर आगे चले तो स्टैंडिंग ऑन आवर लिटिल ग्रेन ऑफ सैंड, कहते हमारे छोटे रेत के जर्रे पर खड़े होते हुए, वी ट्राई टू डिस्कवर, हम कोशिश करते हैं
डिस्कवर पता लगाने की, और क्या चीज हम पता लगाना चाहते हैं, द नेचर, कुदरत को, एंड द पर्पस और मकसद को, ऑफ द यूनिवर्स, इस पूरी कायनात के मकसद को, विच सराउंड्स, और ये कायनात कहाँ है, कहते हैं विच सराउंड्स, जिसने लपेटा हुआ है, आर होम, हमारे घर को, इन स्पेस, हमारे खला में जो हमारा घर है इसको लपेटा हुआ है, एंड टाइम, और हमारे वक्त को लपेटा हुआ है। अब इस पूरे लाइंस में वो क्या बताना चाहता है, वो ये कहना चाहता है कि हम अपने उस रेत के छोटे जर्रे पर यानी जमीन पर खड़े हुए हम क्या कर रहे हैं, हमारे इस दुनिया में आने का मकसद क्या है, दो काम है कि कुदरत को समझें और इस पूरी कायनात को बनाने के मकसद को समझें। और ये कायनात कहाँ तक फैली हुई है, कहते हैं इसने हमारे इस घर को, हमारी जमीन को अपनी लपेट में लिया हुआ है और हमारे वक्त को अपनी लपेट में लिया हुआ है। ऐसी है आवर फर्स्ट फीलिंग इज, हमारा पहला एहसास इज समथिंग लाइक फियर, बिल्कुल खौफ जैसा है। वी फाइंड द यूनिवर्स फ्राइटनिंग, कहते हैं हमें ये कायनात खौफनाक महसूस होती है, बिकॉज ऑफ इट्स इमेंस डिस्टेंसेस, इसके लामतनाही, इसके ना खत्म होने वाले, इसके बहुत लंबे फासिलों की वजह से, विच वी डोंट अंडरस्टैंड, जिनको हम नहीं समझ सकते। पहले उसने यूनिवर्स के बारे में बताया वो कितनी बड़ी है, सर जेम्स जेम्स उसका जिक्र कर रहे हैं। अच्छा आगे चले तो कहता है कि एक तो ये वजह है जिसकी वजह से हमें यूनिवर्स जो है वो खौफनाक लगती है, दूसरी वजह सुने, कहते फ्राइटनिंग बिकॉज ऑफ द स्ट्रेचेस ऑफ टाइम, बहुत ज्यादा फैले हुए टाइम की वजह से, बहुत ज्यादा फैले हुए वसी वक्त की वजह से हमें यूनिवर्स खौफनाक लगती है। नंबर 3 कहते सो ग्रेट दैट वी कैन नॉट इमेजिन देम, और ये टाइम, ये वक्त इतना फैला हुआ है कि हम इसका तसव्वुर नहीं कर सकते, मेकिंग द होल ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री सो वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन, और कहते हैं इंसान की तारीख तो इस पूरे टाइम के मुकाबले में बहुत छोटी है। और स्टूडेंट्स ये पूरा टाइम कब से स्टार्ट हुआ, ये तब से स्टार्ट हुआ जब से हमने कहा कि एक सितारा सूरज के करीब आया था, फिर पहाड़ बने थे, फिर पहाड़ टूटे थे, फिर वो पीसेस इधर उधर फैले थे, फिर वो प्लैनेट्स बने थे, फिर वो प्लैनेट्स आहिस्ता आहिस्ता ठंडे हुए थे, और फिर किसी एक पे लाइफ स्टार्ट हुई थी। इस पूरे टाइम की वो बात कर रहे हैं। अच्छा आगे चलिए तो कहते हैं एंड बिकॉज ऑफ द लिटिलनेस ऑफ आवर होम इन स्पेस, और हमारे घर के छोटेपन की वजह से जो कि खुला में है, अ मिलियंथ पार्ट ऑफ अ ग्रेन ऑफ सैंड, रेत के जर्रे का एक लाखवां हिस्सा, ऑफ ऑल द सी सैंड इन द वर्ल्ड, कहते हैं हमारा घर इतना छोटा है कि जैसे दुनिया के तमाम साहिल समंदर के जर्रों में से एक जर्रा उठाऊं रेत का, और उस जर्रे का एक लाखवां हिस्सा हो, उतना छोटा इस कायनात में हमारा घर यानी हमारी जमीन है। अच्छा आगे चल रहे हैं, फिर क्या कहते हैं, फिर बट लेकिन अबव ऑल एल्स, कहते हैं इन सब के मुकाबले में, वी फाइंड द यूनिवर्स फ्राइटनिंग बिकॉज, इन सब के अलावा हम कायनात को खौफनाक समझते हैं, बिकॉज वी कैन नॉट फाइंड एनी साइन, क्योंकि हमें कोई निशान नहीं मिलता, दैट लाइफ लाइक आर ऑन एग्जिस्ट एनीवेयर, कि हमारी जिंदगी जैसी जिंदगी कहीं और भी पाई जाती है, इन इट, इस पूरी कायनात में, एक्सेप्ट ऑन द अर्थ, जमीन के अलावा। कहते हैं कि हमें ये कायनात सबसे ज्यादा इसलिए खौफनाक लगती है क्योंकि हमें अपनी जिंदगी जैसी जिंदगी इस पूरी कायनात में जमीन के अलावा कहीं नजर नहीं आती, कहीं नहीं मिलती। खैर आगे चल रहे हैं तो कहते हैं कि इंडीड फॉर द मोस्ट पार्ट एम्प्टी स्पेस इज सो कोल्ड, कहते हैं बेशक एक बहुत बड़ा हिस्सा एम्प्टी स्पेस, इस खाली खला का, इज सो कोल्ड, वो इतना ठंडा है, दैट ऑल लाइफ इन इट वुड बी फ्रोजन, कि इसमें अगर जिंदा चीज ले भी जाई जाए तो वो मुंजमद हो जाएगी, वो जम जाएगी, वो फ्रीज हो जाएगी। फिर आगे चले तो कहते हैं मोस्ट ऑफ द मैटर इन स्पेस इज सो हॉट, लेकिन ज्यादातर मादा इस खला का इतना गर्म है, एज टू मेक लाइफ ऑन इट इम्पॉसिबल, कि उस पर जिंदगी नामुमकिन है। लाइफ डज नॉट सीम टू हैव एनी पार्ट इन द प्लान ऑफ द यूनिवर्स, कहते कायनात के इस मंसूबे में जिंदगी का कहीं कोई तस्वुर नहीं है, जिंदगी कहीं नजर नहीं आती, विच प्रोड्यूस्ड आवर प्लैनेटरी सिस्टम, जिसने हमारा शमसी निजाम बनाया है। शमसी निजाम वो जो सूरज और सियारों का निजाम है, उस निजाम को इस यूनिवर्स में बनाया गया है, लेकिन इस यूनिवर्स के पूरे मंसूबे में जिंदगी का कहीं कोई तस्वुर, कहीं जिंदगी नजर नहीं आती। सिर्फ अर्थ पर है लाइफ, बाकी किसी प्लैनेट पे कहते हैं नजर नहीं आ रही। अच्छा कैलकुलेशन शोज, दादो शुमार जाहिर करते हैं कि देयर कैन बी, कि वहां पर ओनली सिर्फ वेरी फ्यू, कुछ या चंद सच सिस्टम्स इन स्पेस, खुदा में सिर्फ चंद ऐसे सिस्टम्स पाए जाते होंगे, ऐसे निजाम पाए जाते होंगे। अब ऐसे निजाम से मुराद है कि प्लैनेट्स का सिस्टम जैसे है उस तरह के कुछ सिर्फ चंद एक दूसरे निजाम पाए जाते होंगे। उसके आगे चले तो येट सो फॉर, कहते हैं कि जहां तक एज वी नो, हम जानते हैं, लाइफ ऑफ द काइंड वी नो, उस तरह की जिंदगी या उस किस्म की जिंदगी, वी नो ऑन अर्थ, जिसको हम जानते हैं जमीन पर, कैन एग्जिस्ट, सिर्फ पाई जा सकती है ओनली ऑन प्लैनेट्स, उन सिर्फ सियारों पर, लाइक द अर्थ, जो कि जमीन जैसे हों। इधर जहां तक हमें मालूम है, जहां तक हम जानते हैं कि जमीन पर पाई जाने वाली जिंदगी की जो किस्म है, उस तरह की जिंदगी सिर्फ और सिर्फ जमीन जैसे सियारे पर ही पाई जा सकती है।
और सिर्फ जमीन जैसे सैयारों पर क्यों पाई जा सकती है, नेक्स्ट टाइम में इसको आंसर कर रहे हैं, कहते इट नीड्स, इसको जरूरत होती है सुटेबल फिजिकल कंडीशंस, मुनासिब तबी खसूसियात की, मुनासिब तबी शराइत की, फॉर इट्स अपीयरेंस, इसके पाए जाने के लिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ विच, जिनमें से सबसे ज्यादा अहमियत या सबसे ज्यादा अहम, इज द टेम्परेचर, दर्जा हरारत है, एट विच सब्सटेंसेस। अब देखिए वो कहते हैं कि दर्जा हरारत सबसे अहम तो है, लेकिन दर्जा हरारत कितना रहना चाहिए अगली लाइन में बता रहे हैं, कहते हैं एट विच सब्सटेंसेस, जिस पर अशिया कैन एग्जिस्ट, पाई जा सके इन अ लिक्विड स्टेट, माया की हालत में। इसको जरूरत होती है कुछ मुनासिब तबई खसूसियात या मुनासिब तबई शराइत की, जिनमें से सबसे ज्यादा अहम दर्जा हरारत है, और दर्जा हरारत इस तरह का होना चाहिए कि अशिया माया हालत में पाई जा सके। द स्टार्स देमसेल्व्स, अच्छा स्टूडेंट्स मैंने मीनिंग्स आपको नहीं मार्क करवाए, तो अभी तक पेज नंबर 2 पे जितने मीनिंग्स है वो करवा देती हूँ। देखिए लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन में सर्टेनिटी, सर्टेनिटी का मतलब होता है यकीन के साथ, इसका मीनिंग लिख लें एश्योरेंस, ASSURENCE। नेक्स्ट वर्ड इसी के साथ ही लिखा हुआ है सीम्स, महसूस होना, अपीयर्स, इसी के आगे चले तो ह्यूमन लिखा हुआ है इंसान, और इसका मीनिंग आप लिख लें मैन लाइक। इसके आगे चले तो रेस लिखा हुआ है, रेस कहते हैं नस्ल को कहते हैं, सही है, तो इसके लिए आपने ब्लड मीनिंग लिख लेना है। एग्जिस्टेंस लिखा हुआ है, एग्जिस्टेंस का मतलब होता है पाया जाना, किसी चीज का वजूद होना, सही है, तो इसको आप मीनिंग लिख लें बीइंग, BEING। इसके आगे चले तो वर्ड लिखा हुआ है थर्ड लाइन में डिस्कवर, डिस्कवर का मतलब होता है दरियाफ्त करना, इसको आप लोकेट लिख लें। आगे चले तो नेचर लिखा हुआ है, नेचर कुदरत को कहते हैं, आप क्वालिटी लिख लें। इसके आगे चले तो पर्पस लिखा हुआ है, मकसद को कहते हैं एम लिख लें। उसके आगे चले तो इसी लाइन में सराउंड्स लिखा हुआ है, सराउंड्स का मतलब होता है जिसने लपेटा हुआ है, जिसने जो इर्द गिर्द फैला हुआ है, और इसको आप कर लें इन सर्कल। और आगे चले तो लिखा हुआ है फ्राइटनिंग, फ्राइटनिंग खौफनाक, खौफनाक खौफ दिलाने वाली, अलार्मिंग लिख लें इसके लिए। इसकी अगली लाइन में स्ट्रेचेस लिखा हुआ है, स्ट्रेच मतलब फैला होना, स्प्रेड इसका मीनिंग लिख लें। इमेजिन लिखा हुआ है अगली लाइन में, इमेजिन का उर्दू मीनिंग तसव्वुर होता है, और इंग्लिश में आप थिंक लिख लें, सोचा जाना चाहिए। और 8वीं 10वीं लाइन में साइन वर्ड आया है, जिसका मतलब होता है निशान उर्दू में, और क्लू लिख लें आप इंग्लिश में। इसकी अगली लाइन में इंडीड लिखा हुआ है, इंडीड मतलब जिसमें कोई शक व शुबहात ना हो, इसका मीनिंग आप सर्टेनली लिख लें, CERTAINLY। नीचे चले इसी लाइन के तो मैटर लिखा हुआ है, मैटर मादा को कहते हैं, मैटर के लिए इसका मीनिंग लिख लें। इम्पॉसिबल लिखा हुआ है, इम्पॉसिबल नामुमकिन को कहते हैं, अनअचीवेबल लिख लें। प्लेनेटरी सिस्टम लिखा हुआ है, प्लैनेट्स का सिस्टम। कैलकुलेशन लिखा हुआ है, कैलकुलेशन का मीनिंग मैयर करना होता है, अदाद शुमार करना होता है, तो आप इसका एस्टिमेशन लिख लें। इसके आगे चलिए तो सूटेबल लिखा हुआ है, मुनासिब कहते हैं उर्दू में, एक्सेप्टेबल लिख लें। कंडीशंस लिखा हुआ है, हालात शराइत, सर्कमस्टांसेस लिख लें। अपीयरेंस लिखा हुआ है, अपीयरेंस कहते हैं वजूद में आना, पाया जाना, नमूदार होना, अराइवल लिख लें इसका। और आगे चलिए तो सब्सटेंसेस लिखा हुआ है, सब्सटेंसेस कहते हैं अशिया को, और अशिया के लिए आप मटेरियल लिख लें। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ है द स्टार्स देमसेल्व्स आर फार टू हॉट फॉर दिस, कहते हैं कि सितारे इसके लिए खुद बहुत ज्यादा गर्म है, किस चीज के लिए, लाइफ के लिए। पिछले पैराग्राफ में जो बता रहा था, वी मे थिंक ऑफ देम एज अ कलेक्शन, कहते हैं हम सितारों को सोचते हैं, समझते हैं, क्या समझते हैं, अ कलेक्शन ऑफ फायर्स, आग का एक गोला, स्कैटर्ड जो कि बिखरा हुआ है, थ्रू स्पेस, खला में। हम सितारों को आग का गोला समझते हैं जो कि खुला में फैला हुआ है, बिखरा हुआ है। प्रोवाइडिंग वार्मथ, और खुला में फैलकर क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, दे रहा है, मुहैया कर रहा है, क्या चीज मुहैया कर रहा है, वार्मथ, हीट दे रहा है, हरारत दे रहा है। इन सराउंडिंग्स, इर्द गिर्द के माहौल को, वेयर द टेम्परेचर, किस जगह पे ये हरारत दे रहा है, कहते हैं वेयर द टेम्परेचर, जहां पे दर्जा हरारत है, इज एट मोस्ट सम 4 डिग्रीज अबव एब्सोल्यूट जीरो, कहते हैं उन जगहों पे जहां पे दर्जा हरारत जीरो से कोई 4 दर्जे ज्यादा हो सकता है। अब देखिए जीरो दर्जा हरारत 0 डिग्री सेल्सियस की अगर हम बात करें तो वो होता है जिसपे बर्फ बनती है, यानी चीजें जम जाएंगी, और जमी हुई चीजों को नॉर्मल टेम्परेचर देने के लिए सितारे फैले हुए हैं, कहते हैं स्पेस के अंदर। अच्छा फिर जरा आगे चलिए तो कहते हैं दैट इज अबाउट 484 डिग्रीज ऑफ फ्रोस्ट ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल। मैंने आपको बताया कि 0 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर है जिसपे बर्फ बनती है, सेल्सियस एक स्केल है, सही मेजरमेंट का, जैसे आप चीनी किलोग्राम में लाते हैं वैसे टेम्परेचर को हम सेल्सियस में कैलकुलेट करते हैं। दूसरा एक टेम्परेचर को मेजर करने का जो स्केल है वो है फ़ारेनहाइट। तो कहते हैं फ़ारेनहाइट में जो टेम्परेचर है वो 484 डिग्रीज है, जबकि 0 डिग्री सेल्सियस है उसमें सेल्सियस में। इन द इमेंस स्ट्रेचेस, इस बहुत बड़े फैलाव में ऑफ स्पेस, खला के बियॉन्ड द मिल्की वे, मिल्की वे के परे, मिल्की वे एक कहकशां है, कहते हैं कहकशां के परे क्या चीज है, इट इज कोल्डर स्टिल, कहकशां के परे की जो साइड है यानी दूर की जो साइड्स हैं वो अभी तक बहुत ठंडी हैं,
अवे फ्रॉम द फायर्स, क्योंकि वहां तक सितारे नहीं हैं, क्योंकि वो सितारों की आग से दूर हैं। देयर इज दिस अनइमेजिनेबल कोल्ड, और वहां पे इतनी शदीद सर्दी है कि हम उसका तस्वर नहीं कर सकते। ऑफ हंड्रेड्स ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रॉस्ट, क्लोज अप टू देम देयर इज अ टेम्परेचर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डिग्रीज। कहते हैं कि आग के गोलों से दूर टेम्परेचर इतना कम है कि वहां पे हंड्रेड्स ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रॉस्ट के वहां पे चीजें मुंजमद हो रही हैं, लेकिन इन गोलों के करीब, इन सितारों के करीब करीब टेम्परेचर हजारों डिग्रीज में है। एट विच ऑल सॉलिड्स मेल्ट, और ये इतना हाई है कि इस पर तमाम सॉलिड चीजें, सॉलिड ठोस अशिया को मेल्ट, पिघल जाएंगी, ऑल लिक्विड्स बॉयल, और तमाम मायाजात क्या होंगे, बॉयल होने लग जाएंगे, इतना हाई टेम्परेचर है। इस पैराग्राफ में मीनिंग्स देखें। स्कैटर्ड आया है सेकंड लाइन में, फैलना को कहते हैं, और इसका मीनिंग आपने स्प्रेड ही लिखना है ऑब्वियसली। ऊपर कलेक्शन आया है, गोला मैंने उर्दू में बताया, पाइल्स लिख लें, पाइल्स ढेर को कहते हैं, गोले को कहते हैं। इसके बाद प्रोवाइडिंग आया सेकंड लाइन में, आप सप्लाई लिख लें, वार्मथ आया, हीट हरारत को कहते हैं, एब्सोल्यूट कंप्लीट, और फ्रोस्ट का मतलब है फ्रीज, मुझे भी होना, जम जाना, फ्रीज हो जाना। लास्ट पैराग्राफ है, लाइफ कैन एग्जिस्ट ओनली इन अ नैरो बैंड, कहते हैं कि जिंदगी सिर्फ पाई जा सकती है एक तारीक पट्टी में, एक पतली सी पट्टी के अंदर, सराउंडिंग ईच ऑफ दीज फायर्स। और ये पट्टी कहाँ पर है, इस पट्टी को घेरा हुआ है किस चीज ने, फायर्स ने, आग ने, सितारों ने। एट अ सर्टेन डिस्टेंस, एक खास फासले से, यानी सितारे इतने भी करीब नहीं है, एक खास फासले पर मौजूद हैं। वेयर द टेम्परेचर इज नीदर टू हॉट, जहां पर ना तो दर्जा हरारत बहुत ज्यादा गर्म है, नॉट टू कोल्ड, और ना ही बहुत ज्यादा ठंडा है। आउटसाइड दीज बेड्स, इन बेड्स के, इन पट्टियों के बाहर, लाइफ वुड बी फ्रोजन, जिंदगी जम जाएगी, इनसाइड इट वुड बी बर्न्ड अप, और इन पट्टियों के अंदर की तरफ अगर मैं जाती हूँ, अंदर की तरफ से मुराद है कि सितारे हैं, सितारों के साथ पट्टी है, और पट्टी के अगर हम अंदर की तरफ जाते हैं तो हम जल जाएंगे, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर बहुत हाई है। ऑल्दो उसके बाद कहते हैं अ रफ कैलकुलेशन, कहते एक फर्जी सा कैलकुलेशन है, अदाद शुमार है, जो कि शोज जाहिर करता है दैट ऑल सच टेम्परेचर बैंड्स, किस तरह की तमाम दर्जा हरारत की पट्टियां, विद इन विच लाइफ इज पॉसिबल, जिनमें जिंदगी मुमकिन है, ऑल एडेड टुगेदर, अगर इन सबको इकट्ठा कर लिया जाए, मेकअप लेस देन 1000 मिलियन, तो ये खला के अरबों हिस्से से भी कम बनती है। यानी अगर खला को अरबों हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए, उनमें से एक हिस्से से भी कम ये हिस्सा बनेगा, वो तमाम पट्टियां जिसमें जिंदगी पाई जाती है, यानी अर्थ की तमाम पट्टियां। एंड इवन इनसाइड देम, हत्ता कि उनके अंदर, लाइफ मस्ट बी वेरी रेयर, कहते हैं उनके अंदर जिंदगी बहुत कम पाई जाती है, फॉर इट इज एक्सट्रीमली अनयूजुअल फॉर सन्स, क्योंकि कहता है ये बहुत गैर मामूली है, फॉर सन्स, सूरज के लिए, टू थ्रो ऑफ प्लैनेट्स, सियारे फेंकना, एज आवर सन हैज डन, जैसे कि हमारे सूरज ने किया। अब देखिए सूरज और भी हैं, कहते हैं, लेकिन बाकी सूरज जो है वो प्लैनेट्स नहीं फेंक सकते जैसे कि हमारे सूरज ने फेंके, इस वजह से उनके अंदर जिंदगी नामुमकिन है। आगे चले हैं प्रोबेबली, शायद ओनली वन स्टार इन 1 लाख हैज अ प्लैनेट, कहते हैं कि अगर हमारे पास 1 लाख सितारे हैं तो हो सकते हैं उनमें से कोई एक ऐसा सितारा हो जिसके प्लैनेट्स हों, सियारे हों, गोइंग राउंड इट, जो कि इसके इर्द गिर्द घूम रहा हो, एट द राइट डिस्टेंस, सही फासले पर, फॉर लाइफ, जिंदगी के लिए, टू बी पॉसिबल ऑन इट, कि जिंदगी इस पर पाई जा सके। कहते हैं कि ऐसे बहुत कम सितारे हैं कि जिनके सैयारे हैं, और कितने कम हैं, लाखों में से कोई एक हो सकता है, उसके गिर्द कोई प्लैनेट घूम रहा होगा, और वो प्लैनेट उसी दर्जा हरारत की दूरी पर मौजूद होगा जिस पर जिंदगी पॉसिबल है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा एक चैप्टर है, चैप्टर थोड़ा सा ये नॉर्मल चीजों से जरा हटके है, हमें यूनिवर्स के बारे में बता रहा है, हमें बता रहा है कि हमारी जमीन कैसे वजूद में आई, तो थोड़ा सा आपके लिए अलग किस्म का चैप्टर है, लेकिन एक कहानी है, इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, इंटरेस्टिंग लगेगी। बुक्स आपके पास अगर नहीं भी है तो गूगल से डाउनलोड कर लें, लेकिन पढ़ना स्टार्ट करें। इंग्लिश बच्चों को मुश्किल लगती है कि पहले से ही पढ़ना शुरू कर लें, हमने कंप्लीट चैप्टर की ट्रांसलेशन कर ली। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलेंगे, एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। ये है हमारा आज का लेक्चर। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों से लाजमी शेयर करें, बेल के आइकन को दबा लें। अल्लाह हाफिज।